Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IS. I hope you're doing well. And today, from your mains perspective, we are going to have a discussion on GS1, Unit 1, Sub Unit 2, जो मेनली कंस्टिट्यूट करता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस फ्रॉम योर GS1, Unit 1, Sub Unit 2। एक 4 पॉइंटर सिलेबस आपको देखने को मिलता है। देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज, कि इस सेक्शन से आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और क्या उनका वेटेज रहता है। देन वी विल डिस्कस अंडर दिस 4 पॉइंटर सिलेबस, ये जो आपका 4 पॉइंट्स में सिलेबस मेंशन किया गया है, इसके अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको वेल प्रिपेयर्ड करने हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो उसको अच्छे से टैकल कर सकें। देन वी विल हैव डिस्कशन ऑन सम PYQs, और लास्ट में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर सिलेबस की, तो ये आपके पास एक 4 पॉइंटर सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म के बारे में। देन सेकंड है आपका फैसिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। देन थर्ड वन is related to your World War I and World War II and the boundary settlements after World War I and World War II. And the last we have some concepts related to decolonization, then related to nationalism, socialism, globalization and concept of modernity. तो ये आपका एक लिमिटेड वर्ड्स में मेंशन किया गया सिलेबस है। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं या सब टॉपिक्स हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका PYQ, जो हमारी एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। तो जैसा कि आप जानते हैं 2024 ऑनवर्ड्स हमें आपके जो मेंस का पेपर है उसके पैटर्न में एक चेंज देखने को मिला है। 2024 ऑनवर्ड से जो आपका GS का पेपर है उसमें अब आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से 10 क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के देखने को मिलते हैं और 10 क्वेश्चंस 12 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। तो बात करें अगर HF 2024 की, तो यहां पे आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात करें हम ओल्डर पैटर्न्स की, जो आपको 2023, 21, 20 या उससे पहले के एग्जाम में देखने को मिलता है, यहां पे क्या होता था आपके GS के पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के देखने को मिलते थे, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, एंड देन 3 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के देखने को मिलते थे। बट एज फॉर नाउ वी हैव द लेटेस्ट पैटर्न, तो हमारा जो फोकस रहेगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टोटल 20 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के एंड 12 मार्क्स के। क्लियर? तो बात करें अगर वेटेज की इस सेक्शन से, तो अगर आप इस चार्ट को एनालाइज करते हो, वी कैन सी कि अगर 2020 की बात करें हम, तो 2020 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 8 मार्क्स का। देन 2021 में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री से 8 मार्क्स का। 2022 में हमें एग्जाम देखने को नहीं मिलता है। देन बात करें 2023 की, तो यहां पे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 8 मार्क्स का। और लेटेस्ट पैटर्न की बात करें 2024 की, जहां पे 8 नंबर के और 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है जो है 12 मार्क्स का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 2025 का मेंस है वहां पे भी आप एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ 12 मार्क्स। हो सकता है आपसे 8 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए। क्लियर? तो अगर हम एक प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि 2020 से लेके 24 तक आपको इस सेक्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। क्लियर? तो एक क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका प्रीलिम्स नहीं है, ये हमारा मेंस है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मस्ट है। प्रीलिम्स में तो ऐसा है कि अगर कोई आपका सेक्शन वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको हल्का फुल्का आप अवॉइड कर सकते हो, बट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि इस सेक्शन के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं या थीम्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स वन बाय वन।
बात करें सबसे पहले, जैसे सिलेबस में जो फर्स्ट पॉइंट था आपके पास, इट वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म। तो बात करें अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वो कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थीम्स के अंडर जो आपको वेल प्रिपेयर्ड रखने हैं, ताकि आप अगर इस सेक्शन से आपको सॉरी इस टॉपिक से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप उसे अच्छे से टैकल कर सकें। तो फर्स्टली यू हैव आइडिया अबाउट, आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी क्या चीज एंड इट्स एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो ये एक हमें एवोल्यूशन देखने को मिलती है। अगर बात करें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, स्टीम इंजन से लेके एक हमें एवोल्यूशन देखने को मिलती है। करंटली आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 देखने को मिल रही है, जिसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, आपको देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां से ये जो एवोल्यूशन है इसका आपको आइडिया होना चाहिए हर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, चाहे वो 1.0 हो, 2.0, 3.0 एंड देन 4.0। तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के की फीचर्स क्या थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन इंडिया, दोनों पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्शन से जो भी टॉपिक है उसका अगर इंपैक्ट की बात हो रही है तो वो दो पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक वर्ल्ड पे उसका इंपैक्ट एंड सेकंड वन इंडिया पे उसका क्या इंपैक्ट रहा। तो ये जो भी इंपैक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आपको दो स्फीयर्स में वेल प्रिपेयर्ड करना है, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देन बात करें नेक्स्ट की, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप कि वो वेरियस रीजन क्या थे कि हमें जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी बिगिनिंग सबसे पहले इंग्लैंड में, देन इट एक्सटेंड्स टू यूरोप, कि वो कौन से वेरियस आपके पास सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रीजन थे जिसकी वजह से सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड और बात करें यूरोप में देखने को मिलती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंपैक्ट की बात की मैंने, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वर्ल्ड पे, यूरोप की जगह, यूरोप के साथ साथ वर्ल्ड के ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इंपैक्ट की बात होगी तो आपको दो स्फीयर्स में इस क्वेश्चन को तैयार करना है, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से एंड सेकंड वन इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है। डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज द नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये कुछ एक इंपैक्ट्स हैं जो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के देखने को मिलते हैं इंडिया पे। बात करें नेक्स्ट सब टॉपिक की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये जो आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, हाउ इट लेड टू द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म और सोशलिज्म की जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। उनके बीच में बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं, हाउ इंपीरियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन बात करें कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए एंड द वेरियस रीजंस फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, कि वो कौन से वेरियस रीजन थे जिसके पहले जिसकी वजह से सबसे पहले आपको कैपिटलिज्म का राइज यूरोप में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स थे किसके अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो आपको वेल प्रिपेयर्ड करने हैं। देन बात करें जो नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस में पॉइंट मेंशन है आपका, फैसिस्ट आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द फैसिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, इसके की फीचर्स या टेनेंट्स क्या हैं, देन इट्स ग्लोबल इंप्लीकेशंस। फैसिस्ट आइडियोलॉजी की ग्लोबल इंप्लीकेशंस हमें क्या देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं ग्लोबल इंप्लीकेशंस की,
तो जैसे आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर वर्ल्ड वॉर टू एंड होलोकॉस्ट। देन और क्या इंप्लीकेशन देखने को मिलती है, डिक्लाइन इन इंटरनेशनल कॉपरेशन देखने को मिलती है, डिक्लाइन इन इंटरनेशनल कॉपरेशन आपको देखने को मिलती है, राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है। ये कुछ एक ग्लोबल इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं किससे रिलेटेड, फैसिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, इट्स अबाउट नाजिज्म एंड फैसिज्म। ठीक है, इनके बीच में क्या आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहां से फिलहाल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन नाजिज्म एंड फैसिज्म, जो दोनों ही किसके अंडर आते हैं, फैसिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर आते हैं। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो नेक्स्ट हमें यहां से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है हमारे पास, वो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। बात करें यहां से वो कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले, और आपको लिटरली इन्हीं वर्डिंग के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे, जो हम लास्ट में पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लिटरली इसी लैंग्वेज के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अगर हम 2016 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले आपसे रीजन ही पूछे जाते हैं, व्हाट वर द वेरियस रीजंस। ठीक है, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री वाइज हो, अलग अलग स्फीयर्स में जो वेरियस रीजन थे वर्ल्ड वॉर 1 के, इमीडिएट रीजंस, और जो उससे पहले की एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, रीजंस। देन व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, किसके ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ठीक है, उस टाइम क्या सिनेरियो है, क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट पे, वो आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। देन बात करें क्रिटिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट की, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो किस तरह से बाउंड्री एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं हमें बिटवीन द वेरियस जो वॉर नेशंस होते हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बाउंड्री सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, किस कंट्री को किन कंट्रीज में हमें लॉस ऑफ टेरिटरीज देखने को मिलता है, एंड फॉर व्हाट कंट्रीज वी सी एडिशन ऑफ द टेरिटरीज। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, और लिटरली यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 आपको देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के क्या रीजन थे, ठीक है, क्या इसके फीचर्स थे और क्या इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। बात करें इंपैक्ट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है हमारे लिए। क्यों? बिकॉज हाउ इट चेंज द बाउंड्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो वो कौन से फीचर्स थे जिसकी वजह से हमें चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस नेशंस देखने को मिलता है अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, एंड हाउ दिस ट्रीटी सोड द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो कैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही वन ऑफ द रीजन बनती है आपके लिए वर्ल्ड वॉर 2 का। तो ये ट्रीटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये जो मल्टीपल हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इनको आपको वेल प्रिपेयर्ड करना है आपके मेंस के लिए। देन जो नेक्स्ट है आपके पास, सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 1 के फैशन पे ही हमारे पास है वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 की, जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 की बात की, यहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास वेरियस रीजन, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी हमें रीजन देखने को मिलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑन वर्ल्ड एंड देन ऑन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है आपको उसको कोरिलेट करना है ड्यूरिंग द विद इसको कोरिलेट करना है विद योर वर्ल्ड वॉर 2। क्लियर? देन लास्ट है आपके पास क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो जैसे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 हमें बाउंड्री एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं बिटवीन द वॉर नेशंस, तो आपको पता होना चाहिए बाउंड्री सेटलमेंट्स का आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये आपके पास हो गया वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। देन जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं यहां से जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तो सबसे पहले
आपके पास है रशियन रेवोल्यूशन। यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, व्हाट इज योर रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द रीजंस फॉर रशियन रेवोल्यूशन एंड व्हाट वाज द की फीचर्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड पे एंड इंडिया के परस्पेक्टिव से। एंड देन इज क्रिटिसिज्म या व्हाट वर इज शॉर्ट कमिंग्स। अगर हम बात करें रशियन रेवोल्यूशन की कि क्या इसकी हमें शॉर्ट कमिंग्स देखने को मिलते हैं या क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिक्लाइन इन डिसेंट देखने को मिलता है, देन वी सी राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, राइज इन अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है। ये कुछ एक इसके क्रिटिसिज्म या शॉर्ट कमिंग्स हैं। देन सिमिलरली इसी फैशन के ऊपर कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड देन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म एंड द मेन फीचर्स ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इनके क्या इंपैक्ट हमें वर्ल्ड या इंडिया पे देखने को मिलते हैं एंड देन व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स और क्रिटिसिज्म ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सोशलिज्म की बात कर लें या आपके पास कम्युनिज्म की बात कर लें, तो ये वेरियस स्फीयर्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, एक्चुअली ये रिफॉर्म्स हैं रिलेटेड टू यूएसआर, जहां से आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। तो इसके जो की फीचर्स है वो आपको आइडिया होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपसे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट वन वी हैव कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। कुछ एक मल्टीपल पॉइंट्स है आपके पास, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, डिकोलोनाइजेशन का कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। तो ये जो हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, यहां से किस टाइप से आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फर्स्टली ये जो वेरियस कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म है, तो इसके की फीचर्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, व्हाट वर द वेरियस रीजंस। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर द वेरियस रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और कैसे नेशनलिज्म का राइज हमें इंडिया में देखने को मिलता है और क्या उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट पे। यहां से ये आपको आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली डिकोलोनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है या मॉडर्निटी है, तो इनके जो की फीचर्स हैं, एक तो ये आपको पता होने चाहिए। वेरियस रीजंस, ठीक है, जैसे नेशनलिज्म की बात की, क्या वेरियस रीजन थे जिसकी वजह से हमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में देखने को मिलता है और सबसे पहले यूरोप में देखने को मिलता है। देन वी हैव द इंपैक्ट ऑफ दीज concepts on world and on India and then what are the key challenges। ठीक है, जैसे अगर मॉडर्न डे की बात कर ले ग्लोबलाइजेशन पे या मॉडर्निटी की, तो की चैलेंजेस इनके द्वारा जो प्रेजेंट किए जाते हैं, जो आज हमारे सामने हैं, व्हाट आर दोज की चैलेंजेस। तो ये हमारे पास डिटेल सिलेबस का हमने एक डिस्कशन कर लिया कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या आप इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपसे वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है और 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 12 मार्क्स में। ठीक है, रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 1, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल क्राइसिस ड्यूरिंग 1904-1914। ठीक है, वो वेरियस रीजन कौन से देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपको वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलती है। देन जैसे हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन फ्यूचर आपसे कम्युनिज्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन बाउंड्री सेटलमेंट्स पूछी गई हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है वर्ल्ड में एंड इंडिया में, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन लास्ट यहां पे एक और क्वेश्चन है, 2018 में आपसे 8 मार्क्स का पूछा गया था अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाट वर द वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इस क्वेश्चन की बात स्ट्रक्चरिंग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपसे अब 2024 में या जैसे 2024 से आपसे या तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हमारी स्ट्रक्चरिंग रहेगी वो इसी बेसिस पे रहेगी, या तो 8 मार्क क्वेश्चन बेसिस पे या 12 मार्क्स क्वेश्चन बेसिस पे। तो ये जो आपके पास 6 क्वेश्चन है, इसकी हम स्ट्रक्चरिंग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है
तो उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है, हमें किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये कुछ एक और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, हमने 2016 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो हमने डिस्कस किए वहां से आपसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। बात करें स्ट्रक्चरिंग की, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह का डिस्कशन किया था कल्चर का, वहां पे भी बताया था कि जो आपकी इंट्रोडक्शन है एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहां तो लिटरली पूछा गया है आपसे, डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्लियर? तो जो हमारी इंट्रो है इट शुड बी रिलेटेड टू डिफाइनिंग द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे कि यहां पे हमने डिफाइन किया गया है, इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमीज फ्रॉम एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट बेस्ड सिस्टम टू मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या देखने को मिलती है हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की की फीचर्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, फैक्ट्री सिस्टम एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्सटाइल, मेटलर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन। देन आपसे पूछे गए हैं व्हाट आर द सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, डिस्कस क्रिटिकली। तो हम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स को यहां पे डिस्कस करेंगे जो आपको देखने को मिलते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट्स की, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, राइज ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। देन वी हैव अ राइज ऑफ मिडिल क्लास, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है, स्ट्रेंथन यूरोप पोजीशन इन ग्लोबल मार्केट्स एंड कॉलोनियल एक्सपेंशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर चीप प्रोडक्ट्स। देन बात करें नेगेटिव इंपैक्ट्स की, क्योंकि हमें क्रिटिकली इसको एनालाइज करने के लिए कहा गया है। देन पुअर वर्किंग कंडीशंस देखने को मिलती हैं आपको, जो आपके लेबरर्स हैं, ठीक है, अनसेफ एनवायरनमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट हॉलीडेज। देन सोशल इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलती है। देन अर्बन प्रॉब्लम्स, ओवरक्राउडिंग, स्लम्स देखने को मिलती हैं, पॉल्यूशन एटसेट्रा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिलती है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो ये आपके इस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ गए। और लास्ट में इसको हम अगर कंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल व्यू रहेगा या जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है, व्हाइल इट एक्सेलरेटेड यूरोप्स इकोनॉमिक डोमिनेंस, ठीक है, एंड मॉडर्नाइजेशन, गेन्स वर अनइवन, ठीक है, जो इसके गेन्स देखने को मिलते हैं अनइवन देखने को मिलते हैं, ठीक है। द वर्किंग क्लास फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वायरमेंटल हार्म, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कंक्लूड करेंगे, जिसमें कंक्लूजन में आपको बोथ एक पॉजिटिव और जिसके चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन दोनों का सिंथेसिस देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्ट्रक्चरिंग, एक क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग हमने डिस्कस की। और जो हमारी आज की क्लास का डिस्कशन था यहीं तक का था, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न, या तो 12 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। क्लियर? और हमने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स डिस्कस किए जो आपका सिलेबस मेंशन्ड है कि जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इन फ्यूचर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो वेरियस हमने सब टॉपिक डिस्कस किए, आपको वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वे में उनको तैयार करना है। क्लियर? तो हमारा आज का डिस्कशन यहीं तक का था। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।